डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में बात की। मैंने आपको ये बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्यों का भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या योगदान है। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक क्यों माना जाता है। बच्चों, इसके दो कारण हैं। पहला, ज़मीन से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जो भौतिक अवशेष खुदाई में प्राप्त होते हैं, उनको रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली, स्तरीकरण एवं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उनकी तिथि क्रम का काफ़ी हद तक सही निर्धारण किया जा सकता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि साहित्य में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो दूसरा कारण है वो है पुरातत्व उस काल का आंशिक लेकिन शुद्ध भौतिक साक्षात्कार उपलब्ध करवाते हैं। अर्थात पुरातत्व के साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। वो हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में हमें इतिहास के तथ्यों का निरूपण करना होता है। जबकि दूसरी ओर साहित्य में इतिहास के साथ साथ कथा, कहानियाँ, अतिरंजनाएँ, पूर्वाग्रह तथा लेखक या इतिहासकार की अपनी कल्पनाएं भी सम्मिलित होती है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से पुरातात्विक साक्ष्यों को साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि पुरातत्व को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पुरातत्व को हम 3 भागों में यहाँ पर विभाजित करते हैं। पहला है अभिलेखों से संबंधित, जिसमें अभिलेख आते हैं। दूसरा मुद्राओं से संबंधित, जिसमें सिक्के और मुद्राएं आते हैं। तीसरा स्मारक। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अभिलेखों से संबंधित या पुरातत्व का एक भाग जिसे हम अभिलेख कहते हैं, इससे संबंधित कि इतिहास में अभिलेख, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख अपनी किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं। अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मध्य एशिया के बोगज़कोई से प्राप्त हुए हैं। इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनकी तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि अभिलेखों के ऊपर इनकी तिथि होती है तथा ये जिस काल के इतिहास का निरूपण करते हैं उस काल के वास्तविक प्रमाण होते हैं। अपने यथार्थ रूप में भारत में अभिलेख हमें पहली बार अशोक के ही शासनकाल में प्राप्त होते हैं। अशोक के शासनकाल से हमें इतने अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि एकमात्र अभिलेखों के आधार पर भी अशोक का इतिहास लिखा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों में भारत में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि भारतीय इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब हम ये जानेंगे कि अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। हमें अभिलेखों से उसको लिखवाने वाले राजा के नाम, उनके
पदाधिकारियों का परिचय, अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का समय अथवा तिथि, किस उद्देश्य से अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया है, उसका कार्य और तत्कालीन समसामयिक घटनाओं का विवरण भी हमें इन अभिलेखों से मिलता है। साथ ही साथ उस राज्य अथवा देश की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी ये अभिलेख प्रकाश डालते हैं। अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, इस आधार पर हम उन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शिलालेख। इनमें अशोक के शिलालेख, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए अभिलेख हैं जो कि हमें शिलाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। शिलालेख अर्थात पत्थर पर लिखा गया लेख। अभिलेखों को हम जिस दूसरे वर्ग में विभाजित कर सकते हैं वो है स्तंभ लेख। स्तंभ से तात्पर्य है पत्थर से उत्कीर्ण खंबा। इनमें अशोक के स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख जो कि लोहे पर उत्कीर्ण किया गया है। ये मेहरौली स्तंभ लेख लोहे का बना हुआ है जो दिल्ली में स्थित है। साथ ही स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो कि पत्थर से बने हुए स्तंभ पर लिखा गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है। इत्यादि स्तंभ लेखों से हमें बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ताम्रलेख। ताम्रलेख अर्थात प्राचीन समय में जब विभिन्न राजा महाराजा अथवा उनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी भूमि दान करते थे तो इस प्रकार के दान को तांबे से बनी हुई पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण करवाते थे। ये ताम्रपत्र अभिलेख हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में ये ताम्रपत्र लेख बड़ी संख्या में मिले हैं। परवर्ती गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में इन ताम्र दानपत्रों का निर्माण करवाया। इन ताम्र लेखों में भूमि के दानकर्ता का नाम, भूमि किसको दान की गई उसका नाम, भूमि किस उद्देश्य से दान की गई इसका उल्लेख मिलता है, जो कि हमें इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है गुहालेख। गुहालेख अर्थात गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण लेख। ये भिक्षुओं और साधुओं संतों के आवास के लिए प्रयुक्त गुफाओं में उत्कीर्ण करवाए गए लेख हैं। इनमें अशोक के बराबर गुहालेख, उसके उत्तराधिकारी या उसके मौर्य शासक दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट आदि स्थानों से प्राप्त गुहालेख उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है मूर्ति लेख। ये मूर्तियों के शीर्ष भाग अथवा अधोभाग पर उत्कीर्ण कराए गए लेख होते थे, जिनमें किसी विशेष अवसर पर स्थापित मूर्तियों पर ये लेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे। मध्य प्रदेश के एरण से हमें एक वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है
इस प्रतिमा पर हुनराज तोरमाण का लेख मिलता है। साथ ही साथ रामगुप्त की ऐतिहासिकता, रामगुप्त जो कि गुप्त शासक था, इसकी ऐतिहासिकता का साक्ष्य भी हमें दुर्जनपुर मध्य प्रदेश की विदिशा से प्राप्त जैन मूर्ति लेखों से मिलता है। इन जैन मूर्ति लेखों में रामगुप्त को स्पष्ट रूप से गुप्त शासक बताया गया है।